अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी। जब तक कि बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करें, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई मुझे बताओ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, जब तक कि बाकी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, हम एक दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि सैटरडे को आप लोगों की लैब है, ठीक है। आपकी लैब जो है वो सुबह 10 बजे शुरू होगी, ठीक है। 10 बजे से 1 बजे तक आपकी लैब होगी। और क्या कहते हैं, उसके अलावा आपको अपने साथ जो है वो प्रिंटेड लैब मैनुअल्स लेके आने हैं, ठीक है। प्रिंटेड लैब मैनुअल फ़िलहाल आपको लैब 9 से लेकर और ऑनवर्ड जितने भी लैब होंगे आप उसका जो है वो प्रिंटेड मैनुअल्स लाएंगे, ठीक है। अगर पिछली लैब्स के प्रिंटेड मैनुअल्स की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लैब 9 से ऑनवर्ड्स आप अपने साथ प्रिंटेड मैनुअल लेके आएंगे। उसके अलावा आपको एक अदद एफ़िडेविट जमा करवाना है, ठीक है। एफ़िडेविट आपका जो स्टैम्प पेपर होता है, 50 रुपीज़ वाला जो स्टैम्प पेपर मिलता है, ठीक है। उसके ऊपर आपको प्रिंट करवा के एफ़िडेविट और उस पर अपना और अपने पेरेंट्स का साइन करना है, ठीक है। एफ़िडेविट का जो मटेरियल है उसका एक सैम्पल मेरे पास है, वो मैं आपको भेज दूँगी। आई थिंक उस्मान के पास भी कोई जो है वो डॉक्यूमेंट है सैम्पल, तो वो भी शेयर कर देंगे। उसके अलावा आप खुद से भी उसका मटेरियल बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको आई एम रिपीटिंग, 50 रुपीज़ वाला जो स्टैम्प पेपर होता है, प्रिंटेड पेपर जो होता है, सही है जो आई थिंक एग्रीमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सॉरी। उस पेपर पे जो है वो आप लोगों को एफिडेविट प्रिंट करवाना है और अपने साइन और अपने पेरेंट्स के साइन करवाने हैं, ठीक है। एफिडेविट एक ही दफ़ा जमा करवाना है फॉर ऑल लैब्स, हर लैब का अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा, सही है। एक ही दफ़ा जमा करवाना है आप इस सैटरडे को जब आएंगे तो आप एक दफ़ा मुझे सबमिट करवा देंगे, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ में आई ये बात? टेन टू 1 से 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है। अच्छा जी। और एफिडेविट सबमिट करवाना सब पे कंपलसरी है, सही है। तो लाजमी ये एफिडेविट सबमिट करवाना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी। जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं की है, काइंडली वो अपने अटेंडेंस मैसेज बॉक्स में लिख दे। मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने नहीं लिखी है, ठीक है। मैं लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम जब तक। ओके। लास्ट क्लास में जो है वो हमने मॉसफेट डिफरेंशियल पेयर डिस्कस किया था और उसकी हमने पूरी एनालिसिस की थी, सर्किट को सॉल्व किया था। हमने देखा था किस तरीके से हमारे पास हम कॉमन मोड में क्या किस तरीके से एनालिसिस करते हैं और हम डिफरेंशियल मोड में किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और फिर मैंने बीजीटी की एनालिसिस स्टार्ट करवाई थी। हमने कहा था कि भाई मॉसफेट जो है वो बीजेटी बेस्ड भी हो सकते हैं, बीजेटी बेस्ड भी हो सकते हैं। नानक बेटा, मैंने आपका मैसेज देख लिया, ठीक है। अच्छा जी। बीजेटी बेस भी हो सकते हैं और उसके हमने केसेस डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि भाई यहाँ पे आपके पास इस तरीके का कोई सर्किट होता है बीजेटी डिफरेंशियल पेयर्स का, और इसके ये 4 केसेस मौजूद हैं, ठीक है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इन केसेस को।
लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा समझाया भी था, लेकिन मैं दोबारा से उस चीज़ को रिपीट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले सर्किट नंबर ए की हम बात करते हैं। सही है, सर्किट नंबर ए की अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमने दोनों मॉसफेट्स को क्या दिया हुआ है, कॉमन इनपुट दिया हुआ है, कॉमन मोड इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। दोनों बीजेटीज को, सॉरी मॉसफेट्स को नहीं, दोनों बीजेटीज को हमने दोनों के इनपुट्स को कॉमन दिया किया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन मोड इनपुट हमने इसको दिया हुआ है, ठीक है। कॉमन मोड इनपुट देने की वजह से हमने क्या कहा कि भाई दोनों जो बीजेटीज हैं दोनों पे उस पे दोनों जो है वो ऑन होंगे हमारे पास, और दोनों क्योंकि मैच ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है, और इनका टोटल करंट क्या है, आई है। जैसे हमने मॉसफेट के केस में भी देखा था कि इसका टोटल करंट आई है। तो क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, एक कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए और दोनों बिल्कुल मैच ट्रांजिस्टर्स है, तो ये जो टोटल करंट है दैट इज आई, जो इसमें से फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, इक्वली दोनों में डिवाइड हो जाएगा। देखो इस जंक्शन पे आपके एमीटर पे दोनों करंट मिला के क्या प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों करंट मिला के प्रोड्यूस हो रहा है आई, ठीक है। तो अगर मैं एक मॉसफेट का करंट निकालना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगी कि भाई क्योंकि मॉसफेट बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन में है तो ये डिवाइड हो रहे हैं, तो करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो दोनों मॉसफेट्स को कितना करंट मिल रहा है, I/2 करंट मिल रहा है, ठीक है। दोनों का एमीटर करंट क्या है, I/2 एमीटर करंट है। तो इस एमीटर करंट के थ्रू मैं कलेक्टर करंट निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। हमने देखा कि भाई हमारे पास कलेक्टर करंट की इक्वेशन होती है, आई सी बराबर होता है अल्फ़ा आई ई के, ठीक है। आई सी बराबर होता है अल्फ़ा आई ई के, और मैंने कहा कि मेरा आई ई बराबर है I/2 के, ठीक है। तो मेरे पास ये बराबर है I/2 के, तो मेरे पास आई सी किसके बराबर आ गया, अल्फ़ा I/2 के बराबर आ गया, ठीक है। एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया, अच्छा जी, गिव मी अ मिनट। ओके, तो मेरे पास जो आई सी आ गया, ठीक है, वो किसके बराबर आ गया, अल्फ़ा I/2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब मुझे आई सी पता है और मुझे आई भी पता चल गया है, तो अगर मुझे यहाँ का यहाँ के वोल्टेजेस निकालना हो, ठीक है, इस पॉइंट के मुझे वोल्टेजेस निकालना हो, तो हम क्या किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम कहेंगे भाई जितना वीसीसी था, वीसीसी में से अगर मैं इस रजिस्टर का ड्रॉप माइनस कर दूं तो ये जो बचा हुआ वोल्टेज है वो यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। भाई टोटल वीसीसी यहाँ जो भी था, 10 था, 15 था, जो भी था, जो भी यहाँ पे वीसीसी इसको मिल रहा था, उसमें से अगर मैं इसका ड्रॉप निकाल दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास जो वोल्टेजेस रह जाएगा वो कलेक्टर का वोल्टेज होगा, दैट इज वीसी, ठीक है। तो वीसी निकालने के लिए हमने क्या किया, भाई हम कह रहे हैं हम कलेक्टर का वोल्टेज निकालना है, तो वीसी निकालने के लिए वीसीसी माइनस आईसी आरसी, ठीक है, आईसी आरसी, और मेरे पास आईसी किसके बराबर है, अल्फ़ा I/2 के बराबर है, तो मेरी पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो गई, वीसीसी माइनस अल्फ़ा I/2 इंटू आर सी, ठीक है। तो ये मेरे पास वीसी की इक्वेशन आ गई, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन भी की हुई है, तो ये अच्छा। एक ट्रांजिस्टर पे जो है वो, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स हमने अगेन हमने देखा कि दोनों ट्रांजिस्टर्स बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशंस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा होगा, सही है, सेम वही वोल्टेज यहाँ पे आ रहा होगा क्योंकि दोनों का करंट भी सेम था, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास आउटपुट जो है वो दोनों का क्या आ रहा है, वीसी बराबर आ रहा है वीसीसी माइनस अल्फ़ा आई, अल्फ़ा I/2 आर सी, ठीक है। और अगर मैं दोनों के ये मेरा, इसको हम लेट से क्या देते हैं, ये मेरा VC1 है, ठीक है, और इसको क्या देते हैं कि ये मेरा VC2 है,
सही है। ये ये Vc2 है। तो अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 0। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखा कि भाई जो हमारे पास कॉमन मोड पे जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर आउटपुट दे रहा होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर आउटपुट दे रहा होता है, वो क्या दे रहा होता है, 0 दे रहा होता है। सही, कॉमन मोड को रिजेक्ट कर रहा होता है ना, डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा होता है। तो अगर दोनों का कलेक्टर आउटपुट सेम आ रहा है, ठीक है, तो अब जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हेंस प्रूफ कि हमारे पास कॉमन मोड को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है। आपका जो डिफरेंशियल पेयर है, बीजेटी बेस्ड डिफरेंशियल पेयर, वो आपके कॉमन मोड को रिजेक्ट कर रहा है। सही है। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन? तो मैं नेक्स्ट केस स्टार्ट करूँ फिर। ओके। अच्छा जी, हमने कहा कि अब पहला वाला केस हमने देख लिया कि कॉमन मोड पे किस तरह से एनालिसिस करते हैं और कॉमन मोड पे आउटपुट किस तरीके से आया। ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट। ओके। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में क्या कहानी है भाई? दूसरे केस में हमने ये कहा कि हमने एक ट्रांजिस्टर को जो है वो, एक बीजेटी को जो है वो हमने +1 वोल्ट दे दिया और दूसरे को हमने 0 वोल्ट दे दिया। ज़ाहिर है इसको इनपुट पे 0 वोल्ट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इनपुट पे इसको कुछ भी नहीं मिला, तो ये वाला ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का पोटेंशियल कंपेयर करें तो इस पे क्या आ रहे होंगे, ज़्यादा वोल्टेजेस आ रहे होंगे। ठीक है। तो आपके पास ये Q1 जो है वो ऑन होगा और इस ग्राउंड की वजह से आपके पास Q2 जो है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है। जब खाली Q1 ऑन हो जाएगा, मैं कह रही हूँ हमारे पास Q2 ऑफ हो गया, तो ये जो करंट है जो पहले दोनों में इक्वली डिवाइड हो रहा था, सही है, ये जो करंट पहले दोनों में इक्वली डिवाइड हो रहा था, अब ये सारा का सारा करंट आप किसको मिल रहा होगा, ये सारा का सारा करंट किसको मिल रहा होगा, आपके पास Q1 को मिल रहा होगा। ठीक है। तो Q1 के पास कितना करंट हो गया, Q1 का एमीटर करंट कितना हो गया, Q1 का एमीटर करंट हो गया टोटल I। सही है। क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं हुआ, Q2 ऑन ही नहीं था, तो उसके पास इसका एमीटर करंट किसके बराबर हो गया, I के बराबर हो गया। ठीक है। अब मैं इसका करेक्टर करंट निकालना चाहूँ तो करेक्टर करंट किसके बराबर हो जाएगा, करेक्टर करंट बराबर होता है अल्फा आई ई के, तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा अल्फा आई के। सही है। कलेक्टर करंट किसके बराबर हो गया, अल्फा आई के बराबर हो गया। सही है। अब मेरे पास अल्फा आई के बराबर कलेक्टर करंट हो गया। अब मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे BC कैलकुलेट करूँ, तो BC मेरे पास क्या आ रहा होगा, BC मेरे पास VC1, क्योंकि ट्रांजिस्टर 1 की बात हो रही है, VC1 कितना आ रहा होगा, VCC माइनस एल्फा आई इंटू RC। ठीक है। यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, अल्फा आई करंट आ रहा है। अभी हमने कैलकुलेट किया कि एमीटर पे अगर आई करंट आ रहा था तो कलेक्टर पे क्या आएगा, अल्फा आई करंट आएगा। ठीक है। हमने क्या किया, हमने टोटल VCC में से इसका ड्रॉप माइनस कर दिया। इसका ड्रॉप क्या था, माइनस, इस पे करंट क्या आ रहा था, अल्फा आई इंटू दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, RC दैट इज। तो हमारे पास कलेक्टर वोल्टेजेस आ गए ट्रांजिस्टर नंबर 1 के। ठीक है। उसके बाद अगर मैं ट्रांजिस्टर नंबर 2 का कलेक्टर वोल्टेजेस निकालना चाहूँ तो मैं किस तरीके से निकाल सकती हूँ, हमने कहा भाई अब जो है वो इसका देखते हैं, इसका VC2 किस तरीके से हम निकालेंगे, VC2 निकालेंगे हम VCC माइनस आई, जो भी इसका ड्रॉप होगा, इस रजिस्टर का ड्रॉप, ठीक है, IR कह देती हूँ मैं इसको, और IC। ठीक है। लेकिन हमने कहा कि भाई ये ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं था तो इसको कोई करंट मिल ही नहीं रहा था, तो इसका मतलब मेरे पास कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो मेरे पास ये I क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो मेरा VC2 खाली किसके बराबर हो गया, मेरा VC2 बराबर हो गया VCC के। ठीक है।
इस रजिस्टर पे कोई ड्रॉप ही नहीं आया, और जितना का जितना ये वोल्टेज आ रहा था VCC वो पूरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो मेरे पास VC1 बराबर है VCC माइनस अल्फा आई आर सी के, और VC2 बराबर है खाली VCC के। इन दोनों का मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगी तो VCC से VCC तो कट जाएगा, लेकिन मेरे पास ये क्या बच जाएगा, अल्फा आई आर सी बच जाएगा। तो मेरे पास आउटपुट, अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालना चाहूँ दोनों का आउटपुट का, तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा आई आर सी दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखा कि भाई जब हमने कॉमन मोड इनपुट दिए थे तो दोनों पे दोनों ट्रांजिस्टर के आउटपुट सेम आ रहे थे। ठीक है, तो वो उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हमारे पास ओवरऑल आउटपुट जो है वो 0 बन रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों में डिफरेंट इनपुट देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे एक में 1 वोल्ट दिए और एक में 0 वोल्ट दिए, तो हमारे पास आउटपुट पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और वो कुछ ना कुछ वैल्यू किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी अल्फा आई और आर सी के, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आई एंड आर सी। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि हमारे पास डिफरेंशियल मोड पे दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के VC कलेक्टर वोल्टेजेस जो हैं दोनों के वो क्या हैं, डिफरेंट है। एक का है VCC माइनस अल्फा आई आर सी और दूसरे का है खाली VCC। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आई बात? अच्छा जी, इफ इट इज क्लियर तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 में अब क्या किया हुआ है, केस नंबर 3 में ये किया हुआ है कि भाई Q1 को जो है वो नेगेटिव वोल्टेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, और Q2 को जो है वो क्या दिया हुआ है, ग्राउंड दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों मॉसफेट्स को सॉरी मॉसफेट मुंह से निकल रहा है मेरे, दोनों ट्रांजिस्टर्स को कंपेयर करूँ, दोनों BJTs को कंपेयर करूँ, तो हमारे पास क्या होगा, हम ये देख रहे हैं कि भाई Q1 के पास -1 इनपुट आ रहा है और Q2 के पास जो है वो 0 इनपुट आ रहा है। तो -1 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, ज़्यादा पोटेंशियल किसको मिल रहा होगा, ज़्यादा पोटेंशियल मिल रहा होगा Q2 को। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों के इनपुट को तो ज़्यादा पोटेंशियल किसको मिल रहा है, 0 वैल्यू बड़ी है -1 वैल्यू से। ठीक है, तो इसका मतलब ये Q1 जो है, क्योंकि नेगेटिव इनपुट पे ऑन ही नहीं होता, तो ये Q1 जो है वो ऑफ हो जाएगा और Q2 आपके पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली Q1 से कंपैरिजन में ये Q2 हायर पोटेंशियल पे है, क्योंकि इसके इनपुट पे Q1 के इनपुट से ज़्यादा थोड़ी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, वहाँ -1 आ रही थी नेगेटिव वैल्यू और इसके पास 0 इनपुट आ रहा है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली इट इज Q2 इज एट हायर पोटेंशियल, तो यहाँ पे ये जो है वो Q2 ऑन होगा इस केस में, और Q1 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, Q1 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब Q2 ऑन होगा तो सेम वही एनालिसिस आपके पास, ये हमने कहा कि भाई टोटल आई यहाँ से पे करंट फ्लो कर रहा था, तो हम अगर एक ट्रांजिस्टर को बंद कर रहे हैं दैट इज Q1 और Q2 को ऑन कर रहे हैं, तो आपके पास जितना का जितना आई है वो आपके पास इस ट्रांजिस्टर में से गुजर जाएगा। सही है, तो पूरा आई करंट जो है वो इसको मिल रहा होगा, इसके एमीटर को मिल रहा होगा। इसका एमीटर करंट अगर आई है तो करेक्टर करंट हम निकाल सकते हैं, अल्फा आई हो जाएगा वो। ठीक है, और अल्फा आई होने के बाद हम जब इसका मैं VC निकालूंगी तो वो उसी तरीके से जैसे हमने वहां पे निकाला था कि भाई यहाँ पे इसका VC2 किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर का VC निकाल हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ट्रांजिस्टर नंबर 2 है तो इसको इसलिए VC2 बोली हूँ। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा VCC माइनस अल्फा आई आर सी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ट्रांजिस्टर 2 के कलेक्टर के वोल्टेजेस। ठीक है, ट्रांजिस्टर 1 के कलेक्टर के वोल्टेजेस निकालूं तो अगेन इस पे कोई भी ड्रॉप नहीं आ रहा, तो आपके पास VC1 जो है वो पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, VC1 बराबर हो जाएगा VCC के। ठीक है, VC1 बराबर हो जाएगा ओवरऑल
VC सी के, ठीक है। तो ये जो वोल्टेजेस यहाँ पे आ रहे हैं उसके बराबर हो जाएगा। अब मैं फिर से अगेन हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो जाहिर है कोई ना कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों के कलेक्टर वोल्टेजेस डिफरेंट थे। तो हमारे पास कोई नॉमिनल वैल्यू आ रही होगी दोनों के डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब हमारा जिस तरह कॉमन मोड पे आउटपुट जीरो आ रहा था, यहाँ पे आउटपुट जीरो नहीं आ रहा, हमारे पास डिफरेंशियल इनपुट पे, डिफरेंट इनपुट पे कोई ना कोई नॉमिनल आउटपुट आ रहा है। बस इस केस में हमने उसको क्या कहते हैं आपका, इसको हमने पहले हमने Q1 को ऑन किया था, Q2 को ऑफ किया था, अब हमने Q1 को ऑफ करके Q2 को ऑन किया, ठीक है। इसका जो डिफरेंस आ रहा होगा वो नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। लेकिन वो जाहिर है जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब हमें वैल्यूज गिवन होंगी तो हम देखेंगे, क्योंकि VC2 माइनस VC1 करते हैं तो उस पर नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी। अजान हो रही है, मुझे अजान की आवाज़ आ रही है। अजान हो रही है क्या? अच्छा, लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, अजान हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं।
ओके, लेट्स कंटिन्यू। आई होप अजान खत्म हो गई है। अच्छा जी। तो केस नंबर हमने 3 देखा कि यहाँ पे हमारे पास इस केस में भी कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा होगा जब हमने एक को पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट दिया और दूसरे को ग्राउंड इनपुट दिया, तो हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट पे वोल्टेजेस में कलेक्टिव वोल्टेजेस में डिफरेंस आया। ठीक है। केस नंबर 4 देखते हैं। अब केस नंबर 4 में क्या कंडीशन दी हुई है कि आपके Q1 को बहुत स्मॉल वैल्यू दी हुई है। ठीक है। Q1 के आगे इनपुट पे देखो लिखा हुआ है स्मॉल। स्मॉल का मकसद क्या है कि इसको Q2 के मुकाबले में एज कंपेयर टू Q2 बहुत ही जो है वो छोटी वैल्यू गिवन है। ठीक है। मतलब Q2 से थोड़ी ही ज़्यादा है। अगर लेट से ये 0 है तो उसकी वैल्यू 0.01 या 0.02 इस तरीके से। Q1 पे जो इनपुट दिया हुआ है वो 0.01 के बराबर है या 0.02 के बराबर है। इतना मिनिमम डिफरेंस है दोनों के इनपुट्स में कि वो दोनों को ही ऑन कंसिडर कर रहा है। वो इतना वाजे, जब जैसे यहाँ पे बहुत वाजे डिफरेंस था दोनों की वोल्टेजेस की वैल्यू में। ठीक है। तो आपके पास क्या 1 और 0 का डिफरेंस था, तो उसने कहा था कि भाई पोटेंशियल में तकरीबन 1 का फर्क था, तो इस वजह से आपके पास एक ऑन और एक ऑफ हो गया था। लेकिन यहाँ पे इतना मिनिमम फर्क है दोनों के इनपुट में कि आपके पास दोनों ट्रांजिस्टर्स क्या होंगे, वो कोई एक हायर पोटेंशियल को कंसिडर ही नहीं करेगा और दोनों ट्रांजिस्टर्स क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमने उस दूसरे वाले पे भी जो पोटेंशियल हाई तो है लेकिन बहुत कम हाई है। ठीक है। कंपैरेटिवली उसकी वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है। तो इसलिए इस केस में आपके पास जब आप Q1 को बहुत स्मॉल इनपुट दोगे तो आपके पास दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन हो जाएंगे। ठीक है। दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन होंगे, दोनों ट्रांजिस्टर्स करंट कंडक्ट करेंगे। ठीक है। और जब दोनों ट्रांजिस्टर्स करंट कंडक्ट करेंगे तो आपके पास टोटल करंट क्या है, I, और वो करंट इक्वली डिवाइड होगा I/2। ठीक है। लेकिन इसके साथ देखो एक वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज डेल्टा आई। ठीक है। क्योंकि Q1 पे जो है वो Q1 का जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। सही है। स्मॉल डिफरेंस है लेकिन माइनर सा डिफरेंस है। क्योंकि इसका थोड़ा सा पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा होगा। ठीक है। ये जो डेल्टा आई दिया हुआ है दैट इज चेंज इन करंट। तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा करंट कंडक्ट कर रहा होगा इसके मुकाबले में, Q2 के मुकाबले में। तो जितना ज़्यादा करंट, थोड़ा ज़्यादा करंट Q1 में बढ़ेगा उतना ही करंट Q2 में से कम हो जाएगा। ठीक है। देखो ये डेल्टा आई यहाँ प्लस किया हुआ है और यहाँ माइनस किया हुआ है। इसका मतलब जितना ज़्यादा ये करंट, जितना थोड़ा ज़्यादा ये करंट ले रहा है उतना ही यहाँ से रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। जितना करंट इसका इंक्रीज हो रहा है डेल्टा आई इसका बढ़ रहा है। क्योंकि देखो ये वैल्यू प्लस हो रही है तो इसका मतलब इसमें ऐड हो रही है, करंट बढ़ रहा है। ठीक है। और उतना ही यहाँ से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सही है। तो अगर फॉर सपोज ये 0.2 वैल्यू ज़्यादा ले रहे हैं, दोनों की करंट की वैल्यू है 5 ठीक है। तो अगर ये 0.2 वैल्यू इसने ज़्यादा ले ली, इसकी वैल्यू हो गई 5.2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4.8। इसमें से 0.2 जो है वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। समझ में आई है डेल्टा आई वाली बात। सही है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा इसका पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा था तो यहाँ पे इसने डेल्टा आई इतना, मतलब डेल्टा आई जितना थोड़ा ज़्यादा करंट कंडक्ट किया। ठीक है। इसने ज़्यादा करंट लिया तो जितना करंट इसने ज़्यादा लिया उतना करंट इसने कम लिया। ठीक है। तो अगर मैं इस केस में एम इसके Q1 के एमीटर की वैल्यू देखूं, एमीटर करंट की, तो क्या होगी मेरे पास, वो होगी I/2 प्लस डेल्टा आई। ठीक है। इसका एमीटर करंट ये है तो कलेक्टर करंट किसके बराबर हो जाएगा, कलेक्टर करंट बराबर हो जाएगा अल्फा, और ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज I/2 प्लस
डेल्टा आई। सही है। तो मेरे पास कलेक्टर करंट ओवरऑल ये अल्फा अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा आई बाय 2 प्लस अल्फा डेल्टा आई। ठीक है, ये इसका हो गया कलेक्टर करंट। सही है। अब यही कलेक्टर करंट जो है वो इस रजिस्टर पे यही कलेक्टर करंट आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं वीसी निकालूंगी तो मेरे पास वीसी किसके बराबर हो जाएगा, वीसी 1 हम निकाले हैं, तो वीसी 1 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वीसीसी माइनस, अब हम इसका करंट लिख रहे होते हैं, इसका करंट क्या किसके बराबर है, अल्फा आई बाय 2 प्लस अल्फा डेल्टा आई इंटू आर सी। ठीक है, ये आर सी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी, वीसी 1 की वीसीसी माइनस अल्फा आई बाय 2 आर सी प्लस अल्फा डेल्टा आई आर सी। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आई बात। ठीक है, इसी तरीके से अब हम अगर ये सारी इक्वेशंस, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ बेटा कि इक्वेशंस जब मैं सॉल्व करवाया करूँ तो अपने पास लिखते रहा करो। ठीक है, या बाद में अपने पास एक दफ़ा ड्राइव करके ज़रूर लिख लिया करो, वरना ऐसे याद नहीं रहती, ज़ाहिर मुझे इरेज करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर मैं इसी तरह दूसरे वाले उसका क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर का एमिटर करंट निकालो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आई ई बराबर हो जाएगा, IE2 अगर हम निकाल लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, I/2 माइनस, अब ये प्लस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस डेल्टा आई। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा तो आपके पास यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ इन दोनों वैल्यूज में भी, अच्छा ये माइनस की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये वैल्यू भी माइनस में आई होगी पहले वाले केस में, IC1 के केस में। ठीक है, अब IC2 के केस में ये वैल्यू, IC2 के केस में देख लेते हैं। ठीक है, IC2 के केस में क्या है, VC2, ठीक है, VCC माइनस अल्फा I/2, और यहाँ पे भी क्या है, माइनस है। ठीक है, एज यू कैन सी कि यहाँ पे क्योंकि माइनस था, इस इक्वेशन में यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे भी माइनस आया। जब ये माइनस होगा तो ये वैल्यू तो माइनस आएगी, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अभी भी देखो, जब हमने VC1 की वैल्यू, ये VC2 की वैल्यू है। ठीक है, VC1 की वैल्यू और VC2 की वैल्यू में क्योंकि साइंस का डिफरेंस है, तो आप VC1 की वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देती हूँ दोबारा, दैट इज VCC माइनस अल्फा I/2 RC माइनस अल्फा डेल्टा I RC। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यूज में जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मैं VC2 माइनस VC1 करूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, और मेरे पास ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, और मेरे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करूँ तो वो आ जाएगा 2 अल्फा डेल्टा IC/RC, डेल्टा IRC। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कलर चेंज करना चाह रही थी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी। ठीक है, कि अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं, चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अल्फा डेल्टा IRC। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई कि जब हम स्मॉल इनपुट देते हैं, सही है, इनपुट की वैल्यू बहुत छोटी हो कंपैरेटिवली, तो आपके पास
क्या होता है आपके पास आउटपुट पे कोई ना कोई फिर भी वोल्टेजेस आ रहा है, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर्स कंडक्ट कर रहे थे और दोनों का कॉमन मोड इनपुट नहीं था, सेम इनपुट नहीं था, इनपुट में थोड़ा सा डिफरेंस था, तो आपके ट्रांजिस्टर्स ने कंडक्ट किया और इस तरीके से आपके पास आउटपुट इक्वेशंस हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? चारों केसेस समझ में आए किस तरीके से हमने एनालिसिस की चारों केसेस की? फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो ये सारी इक्वेशंस एक तो इसमें लिखी हैं, आप लोग खुद से इसको ड्राइव करना कर सकते हो, और इसकी सारी डिटेल जो जितनी बातें मैंने की थे उसकी सारी डिटेल जो है, सारी कंडीशन यहाँ पे नीचे डिस्कस भी की हुई हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा पढ़ लेना तो कंपैरेटिवली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने जो सारी बातें डिस्कस की वो यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखी हुई भी है। सही है, किसी को चारों केसेस में से कोई किसी केस में कोई इशू है तो पूछ लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। चलो, इफ समवन इज नॉट आस्किंग एनीथिंग तो इसका मतलब या तो किसी को कुछ समझ नहीं आया या सबको सब समझ में आ गया। अब मेरे पास इसका कोई इलाज है नहीं। जी बिल्कुल, ये वी आई स्मॉल वैल्यू है। हाँ, ये बेसिकली ये एसी सोर्स ही है और एसी सोर्स का एम्पलीट्यूड बहुत कम रखा हुआ है। ठीक है अनम, ठीक है। अच्छा, अब हम हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं। ठीक है, तो मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करवा रही, हम ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी डिफरेंशियल पेयर ही है, सही है, बीजेटी बेस्ड डिफरेंशियल पेयर है, लेकिन इसके ट्रांजिस्टर्स को आप गौर से देखें तो ये जो है ऊपर वाले ट्रांजिस्टर्स जो हम यूज़ कर रहे थे वो हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर्स थे, और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, और देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है, फाइंड वी ई, ठीक है, VC1 and VC2 in the circuit of figure 8.9, assume that VBE modulus, ठीक है, of the conducting transistor is approximately 0.7, ठीक है, and that alpha is equals to approximately 1। ठीक है, इन्होंने क्या क्या कि भाई आप VE एमीटर वोल्टेजेस और VC1 और VC2 कलेक्टर वोल्टेजेस दोनों की निकालें। ठीक है, और इन्होंने कंडीशन क्या दी है कि आपका VBE जो है वो किसके बराबर है, 0.7 के बराबर है। ठीक है, अच्छा VBE में जो है वो मॉड्यूलस लगा हुआ है। ठीक है, तो VBE का मॉड्यूलस लगने का मकसद क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई VBE जो है वो आपका क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू चाहे VBE लो या VEB लो, आपके पास दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, और वो क्या होगी, 0.7 ही होगी। ठीक है, मॉड्यूलस का मतलब ये है, सही है कि आप आइदर VBE लो या VEB लो, दोनों की वैल्यू 0.7 ही होगी। ठीक है अच्छा, अब इस सर्किट को हम एनालाइज करना शुरू कर दें, हम देखते हैं हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक बात कि अगर मैं देखूं तो इस पे एक ट्रांजिस्टर पे क्या इनपुट दिया हुआ है, 0.5 इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, और एक ट्रांजिस्टर पे आपके पास क्या इनपुट दिया हुआ है, 0 इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं यहाँ से इस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में आऊँ, मैं इस यहाँ से यूँ, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ से इसको 5 वोल्ट मिल रहा है, सही है, ट्रांजिस्टर को, दोनों ट्रांजिस्टर्स को 5 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इस पे इस वाले ट्रांजिस्टर पे 0 इनपुट है और इस ट्रांजिस्टर पे क्या है, 0.5 इनपुट है। तो लेट से फॉर द टाइम बिंग हम एज्यूम करते हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई ये पूरा यहाँ पे कुछ ड्रॉप नहीं हो रहा, ये पूरा का पूरा 5 वोल्ट जो है वो इधर आ रहा है, इसको मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई अगर मैं 5 में से 0 माइनस करूंगी
तो बड़ी वैल्यू बनेगी, ग्रेटर वैल्यू बनेगी, ठीक है। और अगर मैं 5 में से 0.5 माइनस करूंगी तो छोटी वैल्यू बनेगी, मतलब 5 में से मैं 0 माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 5 में से मैं 0 माइनस करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और अगर मैं 5 में से 0.5 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 4.5 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर दोनों ट्रांजिस्टर्स को देखा जाए तो ये वाला ट्रांजिस्टर जो है, जो Q2 है आपका, ठीक है, वो हायर पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू Q1, ठीक है। तो आपका क्या होगा इस केस में, क्योंकि ये पीएनपी है तो आपके पास इसको Q2 को जो है वो ज्यादा वोल्टेजेस मिल रहे हैं, 5 वोल्टेजेस मिल रहे हैं, अज्यूमिंग दैट कि ज़ाहिर है जो भी यहाँ पे अगर ड्रॉप आ भी रहा होगा, सही है, तो वो दोनों में से इक्वल ड्रॉप माइनस हो रहा होगा, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया अपने आसानी के फिलहाल कि हम कह रहे हैं कोई भी ड्रॉप नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर भी Q2 पे जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, और Q1 पे जो है वो उसको वैल्यू क्या मिल रही होगी, छोटी मिल रही होगी, ठीक है। तो Q2 हमारा हायर पोटेंशियल पे है और इस केस में Q1 हमारा लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये इस तरीके से सॉल्व होगा कि आपका Q2 जो है वो ऑन होगा और Q1 आपका ऑफ होगा, क्योंकि आपके पास Q1, क्योंकि ये पीएनपी है और पीएनपी के केस में देखो इसमें ये ट्रांजिस्टर्स एमिटर को पॉजिटिव दिया हुआ है और कलेक्टर को नेगेटिव दिया हुआ है पीएनपी की वजह से, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेजेस आ रहे होंगे Q2 पे और Q1 पे कम वोल्टेजेस आ रहे होंगे, सही है। तो Q2 आपका ऑन होगा और Q1 आपका ऑफ होगा, ठीक है। अब अगर मैं निकालना चाहूँ कि यहाँ पे कितने वोल्टेजेस आ रहे होंगे, चाहे VE कितना आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये बेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, VB होगा, ठीक है। और ये VE है। अगर मुझे VE निकालना है, सॉरी, अच्छा वी जो है वो VEB किसके बराबर होता है, VEB किसके बराबर होता है, VEB बराबर होता है VE माइनस VB के, ठीक है। हमने कहा कि भाई अभी मैंने ऊपर ये न्यूमेरिकल शुरू करवाने से पहले डिस्कस किया था कि VBE और VB की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, मॉड्यूलस लगा हुआ है। तो VEB की वैल्यू ले लो या VBE की वैल्यू ले लो, दोनों क्या होगी, वो क्या होगी, 0.7 होगी, ठीक है। तो ये क्या है, 0.7 VEB की वैल्यू। ये बेसिकली VB है क्या, जो जितना ट्रांजिस्टर गेट वोल्टेजेस ले रहा होता है, ओ बेस वोल्टेजेस ले रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एमिटर टू बेस वोल्टेजेस जितना ड्रॉप आ रहा होता है ट्रांजिस्टर में डायोड ड्रॉप की वजह से, वो है 0.7, ठीक है। और ये VE माइनस, अच्छा बेस पे क्या है, ग्राउंड लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा VE किसके बराबर आ गया, मेरा VE बराबर आ गया 0.7 के, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या निकालना था, वी निकालना था, वो हमने देख लिया कि भाई मुझे VEB की वैल्यू पता थी, दैट इज V 0.7। VEB किस तरीके से आता है, VE माइनस VB करेंगे तो VEB आ जाएगा। तो मेरे पास VEB किसके बराबर हो गया, क्योंकि मुझे मेरे VB की वैल्यू 0 थी, तो मेरे पास VE किसके बराबर हो गया, 0.7 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेजेस आ रहे हैं VE वो बराबर है 0.7 के, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं VE मुझे पता चल गया, ठीक है। और अगर मैं अब इसका जो है वो करंट निकालना चाहूँ यहाँ पे, कि इस ट्रांजिस्टर पे कितना करंट आ रहा है, सही है, इसके एमीटर पे कितना करंट आ रहा है, तो मैं किस तरीके से निकाल सकती हूँ। हम कहें भाई यहाँ पे वोल्टेजेस कितना आ रहा है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हम चलते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.7 आ रहा है और ऊपर से क्या है, 5। तो अगर मैं इसका करंट निकालना चाहूँ, दैट इज IE, ठीक है। तो वही KCL हम लगाएंगे, आई किसके बराबर हो जाएगा, 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 0.7 है, डिवाइडेड बाय जो भी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, दैट इज 1 किलो ओम, ठीक है। तो मेरे पास वो कितना आ गया, मेरे पास यहाँ पे
इसका आई ई निकालने के लिए हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे 5 वोल्ट्स था, मुझे इसका ड्रॉप नहीं पता था, इस रजिस्टर का ड्रॉप नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि यहाँ पे 5 वोल्ट था और यहाँ पे 0.7 वोल्ट था। 5 में से 0.7 माइनस करेंगे तो जो कुछ बच रहा होगा वो इसका मतलब वो इसका ड्रॉप है। इसका ड्रॉप में से डिवाइड किया इसके रेजिस्टेंस को, तो हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया, दैट इज एमिटर करंट। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एमिटर करंट पता चल गया तो मुझे कलेक्टर करंट भी पता चल जाएगा। हमने देखा कि भाई आई बराबर होता है अल्फा, आई सी बराबर होता है अल्फा आई ई के। तो अगर इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, किसी के पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करके मुझे बताओ इसकी वैल्यू। मेरे ख्याल से 4.3 मिली एम्पेयर आ रही होगी। 5 में से 0.7 माइनस होगा तो 4.3 वोल्ट्स हो जाएगा। 4.3 को तो 1 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.3 मिली एम्पेयर आ रही होगी। ठीक है, ये मेरे पास आई ई की वैल्यू आ गई। आई ई की वैल्यू आ गई तो मेरे पास आई सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, अल्फा आई ई के। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, 1 गिवन थी, तो हमने कहा आई सी बराबर है, ये अल्फा की वैल्यू 1 हो गई तो ये आई सी किसके बराबर है, आई ई के, दैट इज 4.3 मिली एम्पेयर। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या बचा, हमें कलेक्टर करंट पता चल गया, सही है। अब हमारे पास क्या बचा, हमें ये VC1 और VC2 निकालना है। ठीक है, पहले बात करते हैं VC2 की, सही है, ट्रांजिस्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। अच्छा जी, हमने कहा कि भाई हम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही चलते हैं। हमारे पास अगर मुझे जो है वो क्या निकालना है, मुझे जो है, मैं यहाँ से इस तरीके से आ रही हूँ, मुझे VC2 निकालना है। तो VC2 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, हम कह रहे हैं कि भाई VC2 में से अगर मैं, क्योंकि डायरेक्शन ये है, ठीक है, डायरेक्शन ये है, तो VC2 में से अगर मैं इस रजिस्टर का ड्रॉप माइनस कर दूं, रजिस्टर का ड्रॉप क्या था, IC RC, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू होगी आरसी की, सही है, अभी हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या पोटेंशियल है, -5। ठीक है, आहा, इतना बुरा लिखा जाता है माउस से। अच्छा जी, ये हमने क्यों किया, हमने कहा भाई यहाँ VC2 था और यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ था -5। तो अगर मैं VC2 की वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दूं तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा, -5 बचा। तो हमने क्या कहा कि भाई VC2 में से हमने रजिस्टर का ड्रॉप माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, -5 बचा। ठीक है, अब मुझे IC की वैल्यू पता है, पहले हम इसको इस इक्वेशन के उस तरफ ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -5, ठीक है, प्लस IC RC। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मुझे आईसी की वैल्यू पता थी, आईसी की वैल्यू क्या थी, -5 प्लस 4.3 मिली थी, और आर की वैल्यू क्या थी, 1 किलो थी, मल्टीप्लाई बाय 1 किलो। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, ये वो बन जाएगा 4.3। ठीक है, -5 प्लस 4.3। ठीक है, 4.3 वन के से 4.3 मिली 1 के से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4.3 बन जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.7। तो हमारे पास VC2 की वैल्यू क्या आ गई, -0.7। ठीक है, इसी तरीके से हम VC, क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, इसी तरीके से हम VC1 की इक्वेशन निकालेंगे। VC1 की हम इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं कि भाई हम ये कहेंगे कि VC1 के केस में आपके पास क्या हुआ, कि VC1 के केस में आपके पास मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा एडिट कर देती हूँ, बाकी इस इक्वेशन को ऐसी। अब VC1 के लिए भी हमारी इक्वेशन ये रहेगी कि भाई VC1 माइनस इसका जो भी ड्रॉप है वो बराबर हो जाएगा किसके, -5 के। ठीक है, तो VC1 माइनस जो भी इसका ICRC इज इक्वल टू -5। लेकिन हमने कहा कि भाई ये ट्रांजिस्टर तो कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, ये ट्रांजिस्टर तो ऑफ है, तो इसका मतलब इसका तो कुछ कलेक्टर करंट है ही नहीं, इसका मतलब ये जीरो। तो इस मेरा VC1 ओवरऑल किसके बराबर आ गया, -5 के बराबर आ गया। ठीक है,
VC1 -5 के बराबर आ गया, VC2 बराबर आ गया -0.7 के, और VE हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, जो शुरू में कैलकुलेट किया था। VE किसके बराबर था? +0.7 के। तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी, VE, VC1, VC2, वो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ ठीक है बेटा, आई नो। सही है, आप लोग का नेक्स्ट सेशन है, आप लोग नेक्स्ट सेशन जो है वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, ये मैं लेक्चर भी अपलोड कर दूंगी, और ये न्यूमेरिकल खुद से एक दफ़ा सॉल्व भी करना। ठीक है, और इसको सॉल्व करके देखना, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगी, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।